तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पर यूज हो जाता है या नाउन की जगह पर यूज होता है, या आप इसको ऐसे समझ लें, नाउन के रिपीटेशन को कैंसिल करने के लिए हमेशा प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। मींस नाउन बार बार रिपीट ना हो, इसलिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोला जाता है प्रोनाउन। सिंपल सी बात है, नाउन क्या होता है? संज्ञा, और प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। सभी लोग जानते हैं। अब आखिर क्या जरूरत है कि हम रिपीटेशन को कैंसिल करें? क्या जरूरत है जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, जैसे मैंने सेंटेंस दिया, राम कैन नॉट गो टू स्कूल, राम कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, गो टू स्कूल बिकॉज ही इज इल। राम स्कूल नहीं जा सकता है बिकॉज, क्योंकि वह बीमार है। अब इस सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिखूं, राम कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज राम इज इल। अब जरा देखिएगा, दोनों ही सेंटेंसेस यहां पर क्या करें, पहला सेंटेंस दोनों में सेम है, बट कंजंक्शन के बाद मैंने इसमें राम लिख लिया है, इसमें ही लिख लिया है। अब इसका मतलब क्या, राम स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि वह बीमार है। इट मीन्स कौन बीमार है? राम बीमार है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा अनर्थ हो गया, राम स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि राम बीमार है। अब जरा समझिएगा, राम स्कूल नहीं क्योंकि राम बीमार है। अब ऐसा लग रहा है कि स्कूल जाने वाला राम दूसरा है और बीमार होने वाला दूसरा है, ऐसा फील होता है। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए देखो, नाउन को कैंसिल करके हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। बात आई समझ में? अब इसको जरा और थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लें। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 5 में पढ़ता है, राम के पिताजी एक अध्यापक हैं, राम की माताजी एक गृहिणी हैं। तो थोड़ा सा अजीब सेंटेंस हो गया, राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 5 में पढ़ता है, राम के पिताजी एक अच्छे अध्यापक हैं या अध्यापक हैं, राम की माताजी एक गृहिणी हैं। तो ये देखो थोड़ा सा बार बार जब हमने राम राम इसमें बोला तो थोड़ा सा अजीब हुआ। अब इस सेंटेंस को देखो कितना 4 चांद लगने वाले इसमें। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, उसके पिताजी एक अध्यापक हैं, उसकी माताजी एक गृहिणी हैं। अब देखो दूसरा जो सेंटेंस मैंने बोला है कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है एकदम गजब तरीके से, एकदम चमकता दमकता मजेदार है ना, मजेदार लग रहा होगा। तो यही काम होता है प्रोनाउन का। तो नाउन के रिपीटेशन को कैंसिल करके जो वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसको डिफाइन करें, तो सिंपल सी भाषा में हम डिफाइन कर लेते हैं, pronoun means for a noun। मतलब प्रोनाउन का मतलब सीधा सा आप ऐसे समझें, फॉर अ नाउन मतलब नाउन की जगह पर जो यूज हो रहा है, या रिपीटेशन को कैंसिल करने के लिए जो यूज हो रहा है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। मीन्स प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज्ड मीन्स प्रयोग होता है, इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय, की जगह पर, नाउन मीन्स नाउन की। मीन्स प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पर यूज होता है, एक तरह सब्सटीट्यूट होता है। मीन्स सभी लोग यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से प्रोनाउन के बारे में समझ गए होंगे कि प्रोनाउन है क्या और आखिर प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है। आ गया होगा समझ में ना? बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं इनके काइंड्स की, कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं और इनको कैसे हमें कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक गजब सी ट्रिक भी इसमें अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि आप प्रोनाउन के काइंड्स को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के सामने, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने 5 कैटेगरीज जो हैं इसकी यहाँ पर नोट कर दी। मीन्स प्रोनाउन के 5 पार्ट मैंने इसमें नोट कर दिए हैं। अब उन 5 पार्ट्स में क्या क्या है जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट नंबर है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पॉसेसिव प्रोनाउंस को अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस को संबंधवाचक या संबंध सूचक सर्वनाम, और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को पारस्परिक संबंध सूचक कहते हैं।
अब देखिएगा पर्सनल प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं, आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, ठीक है। ये सभी देखिए यहां पर एक चीज गौर करना कि ये जो भी है इसमें, ये जो भी हैं ये या तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने की क्षमता रखते हैं या तो एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनते हैं। यह समझिएगा, मीन्स ये सब्जेक्ट में भी इसमें आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी। जैसे आई कैन डू योर वर्क, आई के आ गया हमारा सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। शी बीट्स मी, तो मी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे एग्जाम्पल से जरा समझ लें, जैसे मान लीजिए कहा गया था या उसने उसको नहीं बुलाया था। अब यहां पर शी डिड नॉट, उसने नहीं बुलाया था, किसे नहीं बुलाया था, उससे नहीं बुलाया था, तो शी कौन सा केस हो गया सब्जेक्टिव और हिम कौन सा केस हो गया ऑब्जेक्टिव। बात समझ में, देखो ये ऑब्जेक्टिव केस यहां पर यूज हुआ और एक इसमें क्या आ गया सब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। जैसे आई का मी, वी का अस, वी कहां पे यूज होगा सब्जेक्ट की जगह पर और अस कहां पर यूज होगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। यू सेम रहता है, दे कहां पर यूज होगा सब्जेक्ट की जगह पर और देम कहां पर यूज होता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। ही कहां पर यूज होता है सब्जेक्ट की जगह पर, हिम कहां यूज होता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, शी कहां पर यूज होता है सब्जेक्ट की जगह पर और हर कहां यूज होता है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। जरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसके बाद जरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे शी कॉल्ड मी। अब देखिए यहां पे बहुत छोटा सा सेंटेंस है, शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया था या उसने मुझे बुलाया। अब भाई जाहिर सी बात है शी कौन सा केस है सब्जेक्टिव और मी कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव। तो देखो सब्जेक्ट की जगह पर देखो ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, मैंने क्या कहा था ये किस में आएगा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप लोगों को, ब्रीफ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आगे अभी इसके आगे अच्छी तरीके से पार्ट वाइज जब पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, सबको एकदम गजब तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी जो भी है ये चीजें अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए किसी चीज पर आपको अधिकार प्रकट करना होता है तो आप क्या बोलते हैं मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, इस तरीके से आप बोलते हैं मेरा, तुम्हारा। तो ये जो मेरा और तुम्हारा वर्ड कर रहे हो, ये जो भी वर्ड यूज में आ रहे हैं ये किस में आ जाते हैं पॉसेसिव में आ जाते हैं। तो पॉसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं माइन, योर्स, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यहां पर अधिकार के लिए कौन सा वर्ड यूज किया आपने, जी हां अधिकार के लिए कौन सा यूज किया, यहां पर अधिकार के लिए यूज कर लिया आपने माइन वर्ड। माइन क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन है। अगर कोई पूछे माइन क्या है तो बता दीजिएगा पॉसेसिव प्रोनाउन है। अर्स क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन है। योर्स क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन है। हिज क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन है। हर्स क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन है। और हिज ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है, कंफ्यूज मत होना, आगे सब क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मीन्स निजता का बोध कराते हैं, अपने का बोध कराते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें सेल्फ वाली फॉर्म आती है, जिनमें भी सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है वो निजवाचक में आते हैं। देखो जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, herself, itself, themselves। अब जरा यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं कि योर सेल्फ जो है वो सिंगुलर को इंडिकेट करता है और योर सेल्फ्स जो है वो प्लूरल को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा जो सेल्फ है वो सिंगुलर के लिए बना हुआ है और जो सेल्फ्स बना हुआ है वो किसके लिए बना हुआ है प्लूरल के लिए बना हुआ है। बात समझ में आ रही होगी। स्वयं या खुद होता है वो उसके लिए क्या आता है सेल्फ की फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। He posted the letter himself. He posted the letter himself. उसने पत्र को अपने आप पोस्ट कर दिया था या उसने स्वयं ही पत्र को पोस्ट कर दिया था, मतलब किसी और ने नहीं किया, उसने खुद ने ऐसा काम कर दिया।
तो ये क्या हुआ हमारा, ये देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है, जरा समझिएगा बात को। तो अगर ही आ रहा है तो ही के साथ कौन सा प्रोनाउन लगने वाला रिफ्लेक्सिव में, हिमसेल्फ। शी आ रहा है तो हर सेल्फ। यू आ रहा है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ लगेगा, क्योंकि योर सेल्फ सिंगुलर के लिए है और योर सेल्फ प्लूरल के लिए है। वी आ रहा है तो वी के साथ क्या लगेगा, आवर सेल्व्स लगेगा। दे आ रहा है तो दे के साथ क्या लगेगा, देम सेल्व्स लगेगा। इट आ रहा है तो इट के साथ क्या लगेगा, इट सेल्फ लगेगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। ये जैसे लगेंगे इनका सब्जेक्टिव केस देखना होगा, ये सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। जैसे ही के साथ हिमसेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्व्स, वी के साथ आवर सेल्व्स, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, दे के साथ देम सेल्व्स। ठीक है, और अगर ध्यान ना रहे तो याद रखना, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा और अगर प्लूरल है वो तो क्या लगेगा, सेल्फ्स लगेगा। अब सिंगुलर प्लूरल क्या है अभी आगे आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब इसके बाद देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। मीन्स ये किसी न किसी चीज से पारस्परिक संबंध प्रकट करते हैं। अब देखो कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये तो सर यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं इनमें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वर्ड दिए गए। जी हाँ, बिल्कुल इनको क्वेश्चन वर्ड भी मानते हैं, लेकिन ये रिलेशन भी प्रकट करते हैं, ये वर्क करने लगते हैं एज अ कंजंक्शन, रिलेशन प्रकट करने लगते हैं, तो इसीलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में रखा गया है। संबंध किससे प्रकट होगा, हु से, विच से, दैट से, हुम से, हु से। कैसे संबंध प्रकट किया जाता है, क्या कंडीशन होती है, थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्द से जल्द आपको हर एक पार्ट का वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा बेसिक टू एडवांस। इसीलिए इंग्लिश विल के साथ बने रहिए, कोई आपको समस्या किसी भी लेवल में नहीं आने वाली है, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, मीन्स आप लोअर क्लासेस में पढ़ रहे हो, और चाहे आप हायर क्लासेस में हो, या चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, बहुत जबरदस्त मिलेगा, एकदम मजा आ जाएगा। बस लेकिन थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी मदद कीजिए मेरी चैनल को ग्रो करने में, जिससे कि आप जब मदद करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, थोड़ा सा कह सकते हैं ऊर्जा बढ़ती है, तो मज़ा आने लगता है। तो समझते हैं ना, आगे सब कुछ समझते होंगे, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना मत भूला कीजिए और ज़रा सा कमेंट वगैरह भी कर दिया करो। और इसके अलावा भाई खूब जम के प्रचार करो, जितना हो सके उतना अपने छोटे से इंग्लिश विल परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करो। और आप लोगों को अपने परिवार का सदस्य बनाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ। चलें आगे बढ़ते हैं। देखें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं पारस्परिक संबंध सूचक। मतलब जब ये एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं तो उनको रेसिप्रोकल बोलते हैं। कुछ नहीं, देखो ईच अदर और क्या है, वन अदर। क्या है, ईच अदर और क्या है, वन अनदर। अब यहां तक हम लोगों ने 5 पार्ट इसके सीख लिए हैं, पर्सनल, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल। अब जो बचे हुए हैं उनको भी फटाफट सीखे ले रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, याद रखिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कितनी कैटेगरीज हैं, कितने काइंड्स इसके हैं, बहुत मजे से याद हो जाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। देखिएगा यहां पे आप लोगों के लिए फिर से कुछ प्रोनाउंस मैंने नोट किए हैं, उसके काइंड्स नोट किए हैं। देखिएगा 6 नंबर है इंडेफिनिट, 5 कैटेगरीज हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 6 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, 7 नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, 8 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, 9 नंबर है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, 10 नंबर एम्फैटिक प्रोनाउंस और 11th एंड लास्ट नंबर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। जी हाँ, 11 पार्ट में टोटल हमारे प्रोनाउंस की कैटेगरीज हैं, प्रोनाउन बटे हुए हैं। टोटल कितने भागों में बटे हुए हैं, जी हाँ कितने भागों में बटे हुए, बोलिएगा जरा। 11 मीन्स 11 पार्ट्स में ये डिवाइड हैं और इन 11 पार्ट्स को आराम से आप लोगों के दिमाग में भर दिया जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हर एक रूल में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जो कि आपको एडवांस लेवल तक ले जाने में मदद करेगा। यह काफी हेल्पफुल रहेगा। बस आप लोग इसी तरीके से इंग्लिश विल का सपोर्ट करते रहिए। अब देखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट का मतलब क्या था, अनिश्चयवाचक, मतलब डेफिनिट नहीं है। मीन्स किसने काम किया, जैसे मान लो कोई दरवाजा खटखटा गया तो आप क्या बोलते हैं, किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, तो पता नहीं है कि ही ने खटखटाया, शी ने खटखटाया, मोहन ने खटखटाया, सोहन ने खटखटाया, राम ने खटखटाया, सीता ने खटखटाया, गीता ने खटखटाया, या 3-4 लोग आए थे वो खटखटा के चले गए, पता नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया।
ठीक है, क्या हो गया इसमें इंडेफिनिट, तो इसमें क्या लगा देंगे, इनमें से जैसे समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ऑल, सम, ढेर सारे हैं, इनमें आगे बताएंगे। तो जब क्लियर ना हो पाए, जैसे किताब फाड़ी किसी ने, ठीक है, या किसी ने फोटो खींचा, अब किसी ने फोटो खींचा पता नहीं, लेकिन खींचने वाला कोई व्यक्ति था, तो हम उसकी जगह पे नाउन तो लगा नहीं सकते, हमें पता नहीं किसने खींचा, तो जाहिर सी बात है हम वहां पे प्रोनाउन यूज करेंगे, और प्रोनाउन वो किस कैटेगरी का आ जाएगा, हाँ किस कैटेगरी का आ जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी का आ जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ऐसा काम किसने किया। जैसे आपकी किताब किसी ने फाड़ दी हो, ठीक है, आप आओ अपने बैग से किताब निकल, अरे यार ये तो किताब फटी हुई है, क्या बात है भाई, ये किसने फाड़ी, तुमने फाड़ी, तुमने फाड़ी, पता नहीं किसने फाड़ी। अब क्या करो, पता नहीं किसने फाड़ी, किसी ने तो फाड़ी है किताब, मींस किसी ने वो काम बिगाड़ा है, किसी ने वो काम किया है, तो क्या कहते हो, वो है इंडेफिनिट। भाई किसी की तरफ इशारा करके कहते हो तुमने फाड़ी है, तुमने अगर फाड़ी तो यू तो मिल गया तुम्हें, या मान लो उसका नाम बोल दोगे तो नाम मिल गया तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं है ना, जब पता नहीं हो तो वहां पर कहते हो कि यार किसी ने ये कांड कर दिया है, किसी ने गड़बड़ी कर दी है, ठीक है, झल्लाए के एकदम बोलते हो, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप एकदम समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं संकेतवाचक। सभी लोग खूब बचपन से ही इन चीजों को पढ़ते आ रहे हो, डेफिनेटली सभी लोगों को आती हैं बातें। संकेतवाचक मतलब अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, दिस, दैट, दीज, दोज, तो वो क्या है, वो संकेत कर रहे हो, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, ठीक है, बोलते हो नहीं बोलते हो, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, दीज, दोज, दिस, दैट, क्या है, ये संकेत करता है कि क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये क्या है, इशारा कर रहा है। भाई दिस किसके लिए है, पास के लिए है, और दैट किसके लिए है, दूर के लिए है, दीज किसके लिए, पास के लिए लेकिन एक से ज्यादा के लिए, दोज किसके लिए है, ज्यादा के लिए है लेकिन दूर के लिए, दोज आर पेन्स, ठीक है, दीज आर पेन्स, ठीक है, दैट इज अ पेन, ऐसे बोलते हैं आप। आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो दिस, दैट क्या होते हैं, ये होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो है उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ मैंने बता दिया, आगे डिटेल में समझाऊंगा डेफिनेटली। अब अगला आ रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव रटना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या था, विभाग, बंटवारा, विभाजन। तो जाहिर सी बात है ऐसे प्रोनाउन जिससे कि बंटवारे का बोध हो, विभाग का बोध हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, ईदर, नीदर, ईच, ईदर, नीदर, भाई बट रहा है ना। प्रश्नवाचक, ठीक है, क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से आ जाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में कौन से आ जाते हैं, अब जरा देखिएगा। इंटरोगेटिव मींस प्रश्नवाचक सर्वनाम, मींस प्रश्न पूछने के लिए जिनका यूज होता है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये प्रश्न पूछने के लिए भी यूज होते हैं। और ये किसके लिए यूज होते हैं, इनमें से ज्यादातर किसमें भी यूज हो जाते हैं, हाँ अभी पढ़ा था आपने, रिलेशन बताने के लिए। क्या अंतर होता है, वेट एंड वॉच, सब समझ में आएगा। एम्फैटिक प्रोनाउंस देखिएगा, ये भी वही कैटेगरी है, सेल्फ, और मैंने इसलिए यहां पे लिखा नहीं है क्योंकि इसमें सेल्फ और सेल्फ्स वाली फॉर्म्स आती हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ठीक है, इस तरीके की फॉर्म्स किस में आती हैं, ये एम्फैटिक में आती हैं। अब भाई फर्क क्या है कि एम्फैटिक हम कब बोलेंगे, या कह सकते हैं उसको सीधी सी बात रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि जब बहुत ही दबाव डाला जा रहा है, मैंने स्वयं ऐसा काम किया, तुमने खुद ही ऐसा किया, तुम खुद ही इस चीज के जिम्मेदार हो, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसी स्थिति आ रही तो वो हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फेसाइज दबाव डालने के लिए यूज करते हैं, जैसे आई myself called them। अब यहां पे I myself called them, मैंने स्वयं ही उनको आवाज दी थी, या मैंने स्वयं ही उनको, मतलब किसी और ने नहीं, मैंने स्वयं ने। तो अगर दबाव सूचक है तो उसी नाउन, सॉरी उसी प्रोनाउन के बाद में रिफ्लेक्सिव उसका यूज किया जाएगा। अगर दबाव सूचक है तो उसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप एम्फैटिक बोल देंगे। बात समझ में आई। अगर सब्जेक्ट के बाद या अगर प्रोनाउन के बाद तुरंत ही इसका सेल्फ वाली फॉर्म या सेल्फ वाली फॉर्म मिलती है तो वो होती है एम्फैटिक फॉर्म,
ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म नहीं होती है। आई होप बात आप लोगों को एकदम समझ में आ चुकी है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन सिंपल सी बात है, विस्मयादि बोधक, विस्मय प्रकट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी में आता है। तो आई होप ये बात आप लोगों ने गजब तरीके से सीख ली है। अब चलिए आपको मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं कि कैसे इन 11 नामों को अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। याद रखिएगा एक वर्ड है प्राइड, है ना, प्राइड याद रखिएगा। तो प्राइड में पी पर 2, आर वाले 3, आई वाले 2, डी वाले 2, ई वाले 2। अब अपने आप जरा भिड़ाइएगा इनको, अपने आप जरा इनको सेट कीजिएगा। मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको ट्रिक दिए दे रहा हूं यहां पे। जैसे ई से 2 मेरे सामने मौजूद हैं, ई से 2 एम्पैटिक एक्सक्लेमेटरी, डी से 2 डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, आई से 2 हैं इंटरोगेटिव इंडेफिनिट, ठीक है। इसी तरीके से पी से भी पी से 2 हैं और आर से 3 है। इसके पहले वीडियो वाले में मैंने बताया, इसके पहले अभी जो पार्ट था तुरंत इससे पहले मैंने उसमें बता दिया था। अब इन 11 पार्ट को फटाफट आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज देना। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आप लोगों ने सब कुछ गजब तरीके से सीख लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।